अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। ईद मुबारक। थोड़ा सा लेट हम लोग बेसिकली आए हैं। Basically, I'm your trainer of HRM course, and today we will be discussing about the topic that is about the selection, and we further will be discussing about the what is regarding the steps and the process of how to select the candidates, and this is will we be discussing today. टॉपिक आज हमारा ये है, आप इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ डू आस्क. Before starting this session, kindly do like my page Inspire 360. आपके सामने स्क्रीन पे लिंक रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है. एंड फर्दर हमारा डिजिटल जो पार्टनर है नियॉनेक्स, वो हमारे इनको लुक आफ्टर कर रहे हैं स्पॉन्सर के हवाले से. मेरा यूट्यूब पे चैनल है डाटा से हसीब अशरफ के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें. ये तमाम वीडियोस उधर भी अवेलेबल्स हैं, ठीक है जी. दैट्स द पॉइंट. इफ़ यू सी द रेपिटेशंस ऑफ वर्ड्स, फॉर एग्जांपल ठीक है, सही है, आ ई, एंड दिस इज नॉट ए बेसिकली a weak point, it's a improvement point. If you notice those points, and if you that's how we improve in terms of selection also. In every in selection we see that के process we see. रिक्रूटमेंट के दौरान में आपने लोगों को आप हायर करते हैं फॉर द करेक्ट कैंडिडेट पर्सन, ठीक है. तो आप यू सिलेक्शन कर रहे होते हैं अ पूल ऑफ फ्रॉम द पूल ऑफ पीपल. 1000 लोग हैं, अगर आपने 100 लोग चाहिए तो 1000 के 1000 आप 100 लोग, उसमें से 100 लोग आपने सिलेक्ट करने. तो एक क्राइटेरिया, एक प्रोसेस के थ्रू आप गुजारेंगे जिसके थ्रू आप एक 100 लोगों को, कैंडिडेट्स को आप सिलेक्ट करेंगे फॉर द सर्टेन वर्क विच यू डिज़ायर. सो उसके कुछ प्रोसेस हैं, वो हम यहाँ पे इस वक्त डिस्कशन करेंगे, ठीक है. और आपको उसके हवाले से आपको रिफ्लेक्ट होगा कि हाँ यार, ये यही स्टेप्स हमें फॉलो कर रहे होते हैं हम लोग. अच्छा जी, दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, जिसके अंदर हम 8 स्टेप्स को लुक आफ्टर कर रहे होते हैं. एंड हेयर इज दैट के फॉर एग्जांपल जिस तरह से पहला स्टेप है इनिशियल स्क्रीनिंग इंटरव्यू है, वो बेसिकली सबसे पहले इंटरव्यू होता है. इंटरव्यू 2 तरीके से भी हो सकते हैं, या तो आप उस कैंडिडेट को अपने फेस टू फेस इंटरेक्शन करवा दें, या फिर उसको कहते हैं या तो आप टेलीफोनिक इंटरव्यू आप लेते हैं. टेलीफोनिक इंटरव्यू फॉर एग्जांपल इस तरह से लिया जा सकता है कि हाय, दिस इज हसीब फ्रॉम XYZ कंपनी, and is the person, for example, Ali is speaking, is this Ali speaking? If he says yes or whatever, so I'm speaking from the XYZ company and we are looking after the XYZ position, so are you available for 2 or 3 seconds? So if he says yes, so then we continue with the initial screening interview. For example, what you are doing currently and where you are working. If he says working, so please describe your position, describe your job roles, and write those points in yourself. Write your points nearer to a page or notebook on laptop. Then whole is that कि जब आप उस कैंडिडेट से आप इनिशियल इंटरव्यू ऑन टेलीफोनिक आप कर लेते हैं, एक आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये हमारे
इंटरव्यू के लिए सही है या नहीं है। फिर आप उससे पूछ सकते हैं आपकी सैलरी क्या है, कोई बेनिफिट्स हैं, आप उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अभी हमारा इनिशियल स्क्रीनिंग इंटरव्यू है, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो सेकंड इंटरव्यू के लिए आपको कॉल कर लिया जाएगा। तो दिस इज हाउ द फर्स्ट इंटरव्यू गोज ऑन। देन सेकंड इंटरव्यू इज दैट एक कंप्लीशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। जब हम इनिशियली कर लेते हैं तो फिर उसको सेकंड इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, या फिर अगर वो आया होता है आपका फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए, तो इनिशियल एक एप्लीकेशन फॉर्म हम कैंडिडेट को देते हैं, जिस तरह से सीवी होती है, वो सीवी की ऑलमोस्ट 95% जो टेक्स्ट है वो उसमें लिखना होता है बाय राइटिंग। वो फॉर्म होता है वो कंपनी आपको प्रोवाइड कर देती है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू के वक्त में। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन टेस्ट लिया जाता है, वो बिफोर द इंटरव्यू हो सकता है या आफ्टर द इंटरव्यू हो सकता है। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मेरी वन ऑफ द कंपनी ने ग्राफिक डिजाइनर उनको रिक्वायरमेंट थी, तो उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट कैंडिडेट्स को बुलाया, इंटरव्यू ले लिया। जब उनको ग्राफिक डिजाइनिंग, हाँ जी सीवी के अंदर मेंशन है, जॉब कैंडिडेट मैच कर लिया, ठीक है जी ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, ओके फाइन। उसको एक टास्क हमने दिया था फ्रॉम द इलस्ट्रेटर टू द फोटोशॉप के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, एंड वी सी दैट के वो विद इन 10 मिनट्स के अंदर वो स्किल कर रहा है कि नहीं कर रहा। जब वो हम 10 मिनट्स के अंदर उसकी वर्किंग ऑब्जर्व कर लिया, तो उसको बता दिया कि भाई दिस यू आर नॉट कैंडिडेट, और ये आप इस तरह से होता है, ये इस तरह से नहीं होता, ये स्टेप्स यू हैव टू टेक दो स्टेप्स। तो हमने क्या किया कि उस बंदे को क्या किया, भाई थैंक यू वेरी मच, यू आर नॉट सिलेक्टेड, अल्लाह हाफिज। यहाँ से टेस्ट का एक रिजेक्शन होगी। अगर इफ ही और शी पास, जिसमें दो कैंडिडेट्स ने पास भी किया था, तो हमने उनको रोक लिया था कि ठीक है भाई आप आपको शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं और फाइनल इंटरव्यू के लिए आपको बुलाकर हम कंडक्ट कर लेंगे। देन फिर एक इस तरह से भी टेस्ट लिया जा सकता है। फिर कंप्रिहेंसिव इंटरव्यू होता है कि डिटेल्ड में इंटरव्यू होता है कि जो आपने जॉब रोल आपके होते हैं और उनके जो जॉब रोल्स हो उसको कंपनी के बारे में बताया जा रहा होता है, फिर उसकी जॉब रोल्स को बताया जा रहा होता है और उसका इंटरेस्ट डेवलप किया जा रहा होता है। एंड वो फिर हम देखते हैं कि whether the candidate is suitable for the organization or no, और फिर फर्दर फिर हम उसकी इन्वेस्टिगेशन किस तरह से की जाती है। जो फिफ्थ पॉइंट है बैकग्राउंड का, वो इस तरह से की जा सकती है, फॉर एग्जांपल उसकी कंपनी को कॉल करके या फिर उसको एक लेटर भेज के एक पूछा जा सकता है कि भाई हम ये बंदा आपके पास काम कर चुके हैं, तो उसके बारे में आप क्या जानते हैं और ये कुछ सवालात हैं इसके बारे में आप बता दें। मैंने इसका एक लाइव एग्जांपल दे सकूँ। एक कंपनी थी यूके की, तो उन्होंने मुझसे इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रीवियस एम्प्लॉयज़ को उन्होंने कहा कि रेफरेंस दे, मैंने रेफरेंस दे दिया। रेफरेंस को उन्होंने ईमेल्स की और उस ईमेल के अंदर तमाम चीज़ें डिटेल्स बता दी कि भाई ये 5 कैंडिडेट आपके पास काम कर चुके हैं, कितने साल काम किए। उसने ये पूछा लॉयल था, काम का कैसे कर सकता था या किस तरह से करता है, क्या करता था, उसकी परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसी रही। ये तमाम चीज़ें, ये कुछ सवालात थे जो उन्होंने पूछे थे, और उस तरह से फिर सिलेक्शन ज़रूर हो गई थी मेरी, बट ड्यू टू सम शेड्यूल और टाइम ऐसा था, मैंने उस जॉब को कंटिन्यू किया था, मैंने छोड़ दिया था, तो रिज़ाइन दे दिया था उस एक आध हफ्ते में। मुझे ज़रा काम और मेरा जो शेड्यूल चल रहा था वो मैच नहीं हो रहा था, तो इसलिए फिर मैंने उसको खैरबार कर दिया था। लेकिन उससे ये बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन इस तरह से चेक किया जा सकता है। देन फिर जब हम कर लेते हैं तो फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर एक जॉब फाइनल होता है। जॉब ऑफर किस तरह से की जाती है, दो प्रोसेस होते हैं, दो चीज़ें होती हैं। या तो फिर प्रोबेशन पीरियड के दौरान में उसको जॉब ऑफर की जाती है, ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब, या फिर उससे पहले की जाती है कि भाई दिस इज द जॉब ऑफर, कंफर्मेशन के बाद ये होगी। तो मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये होता है कि उसको बंदे को हायर कर लेते हैं, ठीक है, फिर 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के प्रोबेशन पीरियड के बाद उसको फाइनल जो उसकी जॉब और अदर बेनिफिट्स होते हैं उसको ऑफर की जाती है, ठीक है। यहाँ पे जब प्रोबेशन पीरियड के दौरान जब ये कंप्लीशन हो जाती है तो उसके बाद फिर एक मेडिकल एग्ज़ाम होता है। मेरी और बहुत से और मल्टीनेशनल कंपनीज में ये प्रैक्टिस है कि वो कैंडिडेट की फिजिकल या मेडिकल रिपोर्ट्स एग्जाम्स है, जिसके अंदर एक्सरे, ब्लड ग्रुप, तमाम टेस्ट वगैरह, शुगर लेवल, कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, ये तमाम चीज़ें एक लमसम एक रिमोट टेस्टिंग होती है, ठीक है, तकरीबन 3 से 4 हज़ार की, वो आप करवा लें।
वो आपके लिए बेनिफिट्स है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिट होते हैं। फिर जब ये चीज़ें पास हो जाती हैं तो फिर ऑर्गेनाइजेशन एक परमानेंट लेटर आपको ऑफर कर देता है कि जहाँ जी अब आप एम्प्लॉय परमानेंट हो जाए, यू नाउ कंटिन्यू विद द ऑर्गेनाइजेशन फर्दर। ये आर्ट जो कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस है, ये बहुत कह सकते हैं एक जनरल प्रोसेस है। ये हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जा रहा होता है। कुछ जगहों पे कुछ कैंडिडेट्स जॉब ऑफर के बाद उसी को ही परमानेंट कर देते हैं, कहीं पर मेडिकल नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि 8 स्टेप्स ये फॉलो किए जाए, 6 to 8 स्टेप्स मेजॉरिटी फॉलो किए जा रहे होते हैं। कहीं पर बहुत जल्दी हो तो भाई वो सिर्फ लास्ट इंटरव्यू लेते हैं, हाँ भाई ये ऑफर कर दिया, दिस इज दी सैलरी, और वही बंदा। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर यही होता है कि एक ही इंटरव्यू होता है, उसी के अंदर जॉब ऑफर कर देते हैं कि भाई सिलेक्शन और नॉट सिलेक्शन उसी वक्त कर देते हैं। और बड़ी मीडियम ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसके अंदर थोड़ा सा प्रोसेस कर देते हैं, पहला इंटरव्यू फिर सेकंड इंटरव्यू, लास्ट होगा तो तीसरा इंटरव्यू, नहीं तो सेकंड इंटरव्यू के वक्त फाइनलाइज कर देते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में ह्यूज प्रोसेस उसको चलाया जाता है और 3 से 4 इंटरव्यूज लिए जाते हैं। वेल नोन ब्रांड हो तो वो 3 से 4 इंटरव्यूज से उससे ज़्यादा भी होते हैं, 5 भी इंटरव्यूज होते हैं, फिर जाके उसको सिलेक्ट किया जाता है कैंडिडेट को। This is the 8 steps, and this is now we going to for the selection process. आप प्रोसेस को आप देख रहे होंगे कि इनिशियल स्क्रीनिंग होगी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कॉल अगर पास हुआ तो वो एप्लीकेशन करेगा, फिर एम्प्लॉयमेंट टेस्ट पास होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पास और फेल, दिस इज द होल प्रोसेस गोज ऑन, ठीक है। बैकग्राउंड एग्जामिनेशन जिसे हम रेफरेंसेस कहते हैं, फिर ये तमाम चीज़ें चेक की जाती हैं। अगर पास हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो अगर प्रॉब्लम्स आई या उसके अंदर कोई बैकग्राउंड के अंदर या रेफरेंसेस के अंदर कोई नेगेटिव चीज़ आई तो वो रिजेक्ट किया जाता है। अच्छा जी, फिर आपका मेडिकल आ जाता है, फिर परमानेंट जॉब ऑफर हो जाता है। ये तमाम चीज़ें सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर देखी जाती हैं। अच्छा, नाउ जो स्टेप्स हैं उसको थोड़ा सा ब्रीफली मैं डीपली थोड़ा सा वो पहले तो समझाने के लिए गया था कि स्टेप्स हो क्या रहे हैं, होते क्या चीज़ें, ठीक है। अब मैं ज़रा स्टेप्स वन बाय वन को थोड़ा सा डीपली आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जिसमें से पहला चीज़ है कि वो इनिशियल स्क्रीनिंग है, वो इन्वॉल्विंग स्क्रीनिंग और इंक्वायरी स्क्रीनिंग इंटरव्यूज़ होते हैं। फिर जॉब डिस्क्रिप्शन और जो कैंडिडेट की जो है इन्फॉर्मेशन, जैसा से मैंने बताया था कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, इनिशियल में आप सैलरी रेंज पूछ लेते हैं पहले इंटरव्यू में ही, तो पता चल जाता है कि यार ये कैंडिडेट हमारी सैलरी रेंज में आ सकता है या नहीं आ सकता, ये इस चीज़ को देखा जाता है। फिर हम सेकंड जो स्टेप्स है वो एप्लीकेशन फॉर्म है। फिर हम एप्लीकेशन को जॉब परफॉर्मेंस रिलेटेड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं, उसके स्किल्स के और आईक्यू लेवल को चेक किया जाता है, जनरल नॉलेज को चेक किया जा सकता है, ठीक है, उस टेस्ट के अंदर भी। और एप्लीकेशन के अंदर हम थोड़ा बहुत पूछ भी सकते हैं और उससे रिलेटेड जॉब्स, अकम्पलिशमेंट, स्किल्स वगैरह, ये तमाम की तमाम चीज़ें पूछी जा सकती हैं। फिर हम जो कंप्लीशन एप्लीकेशन की इश्यूज जो आ सकते हैं, ज़्यादातर जेंडर, रिलीजन, ये चीज़ें ओमिट की जा सकती हैं, ठीक है। आप ज़्यादातर ये ब्रीफली लिखा होता है, लेकिन आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप उससे पूछ सकते हैं भाई आपकी अगर आपको हायर किया जा सकता है तो आप क्या बेहतर कर सकते हैं, आप इसके रिलेटेड सवाल भी कर सकते हैं। आप इससे रिलेटेड एक और सवाल भी ये कर सकते हैं कि आपके अंदर कौन सी यूनिकनेस एसओपी है जो आप देना चाहेंगे, जिससे आप ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप करेंगे। इसका बेसिकली जो आपके एक्सपीरियंस होते हैं, आपने जॉब एक्सपीरियंस होता है या आपका जो यूनिक स्किल होता है, वो आपके प्रैक्टिस के थ्रू भी किया जा सकता है। अगर गॉड गिफ्टेड है या अल्लाह ने आपको तोहफा दिया हुआ तो आप उसको आइडेंटिफाई वो आप बता सकते हैं। इस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म में पूछ भी सकते हैं और इंटरव्यू के वक्त भी पूछ सकते हैं। देन आप वेट एप्लीकेशन, फिर वेटेड एप्लीकेशन, आप फिर जो एप्लीकेशंस होते हैं उसको ज़रा स्क्रीनिंग करते हैं, क्या मैच हो रहा है, वेटेज कितना है, उसका कंटेंट जो उसने लिखा है क्या उसके सीवी के मुताबिक है और कैंडिडेट के जो मुताबिक है उसके मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, इसको हम देख सकते हैं। और बड़ा क्लियरली लिखना होता है और आपको अपने आप से सिंसियर होना चाहिए
कि आप जो भी चीज़ लिखें वो सही लिखें, कोई फेक चीज़ ना लिख सकें। अच्छा जी, देन फिर हम एम्प्लॉयमेंट टेस्ट पे चले जाते हैं। फिर 60% ऑर्गेनाइजेशन जो इस पे होती है परफॉर्मेंस सिमुलेशन टेस्ट होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर 2 टेस्ट होते हैं, एक सैम्पल वर्क किया जाता है, भाई ये हमारा काम है, इसको ज़रा सैम्पल करके दें। एक आपको लाइफ एग्जांपल दे सकूंगा कि मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में गया था, वहाँ पे उन्होंने कहा था कि डाटा एंट्री का काम है, तो आपको एक्सेल आता है? मैंने हाँ जी आता है। आप ये वर्क है, ये ज़रा एक्सेल शीट पे ज़रा इनपुट करके दें। ठीक है जी, एक्सेल शीट पे इनपुट करके दे दिया। 10 से 15 मिनट में उन्होंने टाइम ड्यूरेशन दिया था, वो मैंने करके दे दिया था। तो उनको एनालिसिस हो चुका था कि अच्छा ठीक है यार, ये हो सकता है या नहीं हो सकता। तो वो उनको बेटे से मिल जाता कि हाँ यार, ये कैंडिडेट हमारे पास सूटेबल है या नहीं है। देन हम परफॉर्मेंस सिमुलेशन के ऊपर बात कर सकते हैं कि भाई उसको स्पेसिफिक जॉब या बिहेवियर उसको सिनेरियो बेस पे डाल सकते हैं, और उससे ये भी पूछ सकते हैं भाई, फॉर एग्जांपल आप पिच पे खड़े हुए हैं, ठीक है, और आप बैटिंग कर रहे हैं, बॉलर आया, आपको आया और जोर से थप्पड़ मार के चला गया। व्हाट विल बी योर रिएक्शन? नाउ इट्स अ सिमुलेशन। आप उसको सिमुलेशन के काम के दौरान में कोई बंदा आपको थप्पड़ मार जाए, ठीक है, जोर से, तो व्हाट विल बी योर रिएक्शन? नाउ इट्स कैन बी अ नेगेटिव ऑल्सो, इट कैन बी अ पॉजिटिव बिहेवियर। पॉजिटिव बिहेवियर आप मजाक में उड़ा दो, या नहीं करो यार, आप काम कर रहा हूँ, नहीं तंग करो, दिस इज हाउ यू। एंड अगर उसका नेगेटिव है, भाई क्या प्रॉब्लम है, यू रिएक्ट ऑन इट। वंस यू रिएक्ट ऑन इट, तो दैट मीन्स कि आप अच्छे परफॉर्मेंस में, आपकी ऑटोमेटिकली टेस्ट में आप पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू फेस दोज काइंड ऑफ सिचुएशन इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। सो देन आपके असेसमेंट सेंटर्स होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल और ग्रुप डिस्कशन किया जाता है, या एक टॉपिक छोड़ दिया और तमाम कैंडिडेट्स उससे रिलेटेड जो सवालात हैं वो पूछ सकते हैं। और फिर डिस्कशन या टॉपिक छोड़ दिया, भाई वुमेन्स कैन बी गुड लीडर्स फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे ग्रुप बैठा हुआ है, मर्द भी बैठे हैं, फीमेल्स भी बैठे हुए हैं, तो बहुत से एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हैं। अब मेल कैंडिडेट्स कभी कभार कहेगा नहीं यार, नहीं होना चाहिए, कुछ कहेगा, प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर डिस्कशन हो रही होगी। फिर अगर प्रोज एंड कॉन्स पे डिस्कशन आप देख रहे हैं कि यार सिर्फ 4 लोग डिस्कशन कर रहे हैं, सिर्फ 10 में से मीन्स के 6 लोग इनिशिएटिव नहीं ले रहे, तो फिर आप क्या कहते हैं कि 4 लोगों को स्टॉप करवा दें, 6 लोगों को कहते हैं अब आप लोग बोलें रिलेटेड टू दिस टॉपिक, थोड़ा सा टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करके आप 6 लोगों से बुलवाते हैं। देन आपको ये रियलाइज करना होता है कि दोस्त कैंडिडेट्स में कि क्या इनके अंदर पार्टिसिपेशन है, नहीं है। यू नीड टू आइडेंटिफाई दो स्किल्स, एंड वो जो स्किल्स के पैरामीटर्स हैं वो एचआर के पास नोट डाउन होते हैं, ठीक है। देन टेक्स्ट ग्लोबल एरिया के आप प्रैक्टिस मस्ट बी अडेप्टेड इन कल्चर्स और रेगुलेशंस ऑफ होस्ट कंट्री, ये आप डिफरेंट एरियाज में कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टेस्ट सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल एरियाज। लोग अपने हिसाब से टेस्ट करते हैं कंट्री के हिसाब से। अच्छा जी, कम्प्रीहेंसिव जैसे से मैंने बताया था कि ये फेस टू फेस मीटिंग होती है, आप फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं विद द कैंडिडेट, और आप बड़े यूनिवर्सल ये सिलेक्शन टूल है जिसमें आप तमाम सवालात करते हैं। इसका एक बड़ा इफेक्टिवनेस टूल ये होता है कि इंटरव्यू आर द मोस्ट वाइडली यूज सिलेक्शन टूल होते हैं। एक्सपेंसिव होते हैं, इन एफिशिएंट होते हैं, नॉट जॉब रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। फिर पॉसिबली बेसिस आप आ सकते हैं, भाई कोई रेफरेंस के बेसिस भी हो सकते हैं, स्टेरियोटाइप्स भी हो सकते हैं, सॉरी, इंटरव्यू ऑर्डर हो सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आप इसमें चेक कर सकते हैं, और ये बड़ा इनिशियल और क्रूशल इंटरव्यू होता है, और पास या फेल का सीन होता है इसमें, और मैनेजमेंट का और एनवायरनमेंट का भी पता चल जाता है कि यार ये हमारा इंटरव्यू पास हुआ नहीं हुआ, एनवायरनमेंट अच्छा लगा नहीं लगा। ये तमाम चीज़ें आपको उसी वक्त पता चल जाती हैं, और अंदाज़ा हो जाता है अगर आप बहुत अच्छे इंटरव्यूअर हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं। शॉर्ट इनएक्यूरेट मेमोरीज होती हैं, नॉट टेकिंग ए वीडियो टेपिंग, इसके अंदर आप वीडियो टेप नहीं ले सकते, इसके अंदर कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती जिसका अगर आपने रिव्यू करना हो, जैसा आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको पॉइंट्स लिखने होते हैं। और हमेशा बाजा रखें
इंटरव्यू हमेशा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं, नॉन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज भी हो सकते हैं लेकिन वो कम होते हैं, उसके वेटेज ज़रा 20% होता है, लेकिन 80% आपके स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं रिलेटेड टू योर जॉब और जीडी से रिलेटेड, और आपने जो पास और सिनेरियो बेस में कर ले जाते हैं, सिनेरियो बेस पे भी क्वेश्चन करते हैं, तो दैट इज अ नॉन कम्प्रिहेंसिव इंटरव्यूज एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कंडक्टिंग इट। अगर कोई आपकी सवालात हों आप ज़रूर सवालात कर सकते हैं। यू कैन बी लाइव ऑन हियर। फिर हम इंटरव्यू के दौरान में ये ज़रूर ख्याल करना होता है कि जब आप इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो बिहेवियर बड़ा काउंट कर रहा होता है। क्या हमारा बिहेवियर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम कर रहा है, एटीट्यूड के साथ हम बोल रहे हैं, एटीट्यूड के साथ रिसीविंग दे रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं, नेगेटिव वाइब्स तो नहीं दे रहे। और ये चीज़ें बिहेवियर को चेक कर रहे होते हैं। हम रोल भी हम थोड़ा सा दे देते हैं कि यार आप इस सिनेरियो पे बैठे हुए हैं तो आपकी नज़र में क्या बेस करता है। ये तमाम की तमाम चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं। और फिर हम बैकग्राउंड जब हम कर लेते हैं तो रियलिस्टिक जॉब रिव्यू भी कर लेते हैं कि अनफेवरेबल एज वेल एज फेवरेबल इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब एप्लीकेंट्स में इंक्लूड्स ब्रोशर्स, और आप उसके हवाले से बता भी सकते हैं कैंडिडेट के हवाले से। अच्छा जी, फिर जब ये कर लेते हैं इंटरव्यू के बाद तो फिर हम रेफरेंसेस हम कैंडिडेट से मांगे होते हैं, तो 2 से 3 रेफरेंसेस होते हैं, और उन रेफरेंसेस से पूछ सकते हैं कि भाई आपका एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस क्या है। जिस तरह से मैंने आपसे कहा था कि यूके की कंपनी ने मेरे प्रीवियस कंपनीज में पूछा गया था, तो नहीं है कि फॉर्मर एम्प्लॉयज़ के बारे में परफॉर्मेंस कैसी थी, एजुकेशन के हवाले से भी पूछ सकते हैं, कोई लीगल स्टेटस टू वर्क, कोई क्रेडिट, कोई उधार, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये तमाम चीज़ें चेक की जा सकती हैं। डेफिनेटली मेरे यूके कंपनी ने मुझसे पुलिस सर्टिफिकेट भी मांगा था, ठीक है, रेफरेंस के बेसिस पे उनको भी भेजा था, तो उन्होंने वो एक्सेप्ट किया था। देन डिफरेंट सिटीज़ के अंदर पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, वो सर्टिफिकेशन होती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा जी, देन प्रिविलेज हम इसको कर लेते हैं, और ये ज़्यादातर बहुत कम प्रैक्टिस चल रही होती है रेफरेंसेस के बेसिस पे, लेकिन ज़्यादा चल जाती है। फिर इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कर देंगे, फिर हम एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेट करते हैं कि यार इसके फर्म के बारे में पूछ कर आओ, फर्म में ये बंदा कैसा था या नहीं था। फिर उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं उससे भी पूछते हैं कि क्या वो एम्प्लॉय के लोगों के साथ कैसा उसका रवैया था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, ये रेफरेंसेस के लिए कैटेगरी में के अंदर आता है। जब हम पूछते हैं कि भाई आप कोई रेफरेंस देना चाहेंगे तो हाँ, यस यू कैन श्योर, आप दे सकते हैं ऑन द टाइम ऑफ इंटरव्यू या एट द टाइम ऑफ फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान में आप लिख सकते हैं, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन दी लॉन्ग रन ऑलवेज। चलिए, ये तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंटेशंस को वेरीफाई कर लेना चाहिए, करवा लेना भी चाहिए होता है, आपके एजुकेशन को भी चेक करवा लेना चाहिए। ये तमाम चीज़ें आपके बेनिफिट्स ही कर रही होती हैं सिलेक्शन के दौरान में, क्योंकि दिस इज़ द इनिशियल प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन को एक की कैंडिडेट को सिलेक्ट करने में, क्योंकि इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर रहा होता है, अपना टाइम लगा रहा होता है कैंडिडेट को चूज़ करने में, अपनी एनर्जी लगा रहा होता है, क्योंकि अपने देखा जाए तो वो अपने काम से हट के आपको तवज्जो दे रहा था, क्योंकि उसको बंदे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो सेलेक्ट कर रहा होता है। जब वो टाइम दे रहा होता है तो अपना काम छोड़ के दे रहा होता है। ये चीज़ें इनिशियल चीज़ें होती हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सिलेक्ट कर लिया जाए। आप हमेशा बात याद रखिएगा कि आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, ठीक है, ड्रेसिंग का है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है ड्यूरिंग दिस सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट में भी। अगर आप फॉर एग्जांपल बटन खोल के बैठे हुए
तो आपको शायद भाई आप इंटरव्यू देने आए हैं, आप कहीं ऑफिस के अंदर, कहीं आप पार्टी के अंदर नहीं है या फ्रेंड्स के पास नहीं है, आप बटन खोल के बैठे हुए हैं, हाँ जी मैं तो ग्राफिक डिजाइनर हूँ, आई दिस इज लाइक दिस, एंड यू जब आप प्रैक्टिकल टेस्ट करने हैं, टाइम टाइम फिश। तो दिस इज वेरी इनिशियल थिंग्स कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बिहेवियर, आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत काउंट करती हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू के दौरान में, ठीक है। देन जब हम मेडिकल चेक कर लेते हैं, टेस्ट करवाते हैं, जिसमें से आपसे कहा था, ये बेसिकली अमेरिकन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, ये रिक्वायर्स दैट एग्जाम्स बी गिवन ओनली आफ्टर कैंडिडेट जॉब ऑफर इज मेड, जिसे हम कहते हैं कि यार परमानेंट हो जाए तो उस वक्त हम करवा सकते हैं। जब हम हायर कर लेते हैं कहाँ पे, दिस इज द पर्सन एंड दैट इज द राइट कैंडिडेट टू हायर इन दिस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो एक्चुअली हायरिंग डिसीजन जनरली मेड बाय द डिपार्टमेंट मैनेजर, जिस डिपार्टमेंट में हायर करना होता है, और जिस डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट आई होती है, बेसिकली वही मैनेजर कैंडिडेट को हायर करता है, ठीक है जी। दिस इज ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस कम्प्रिहेंसिव होती है, ठीक है। लोग ग्रुप डिस्कशन के दौरान भी लोगों को सेलेक्ट कर लिया जाता है। मेरा एक यूनिवर्सिटी में टेस्ट था, जब इंटरव्यू उन्होंने कॉल आउट किया तो इट वाज अ ग्रुप डिस्कशन, कम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू, और वही सवाल सबसे पूछते गए, एंड ड्यूरिंग द इंटरव्यू दे ओके दिस इज कैंडिडेट फाइन सेलेक्टेड। सो दिस इज हाउ यू कम्प्रिहेंसिव में इंटरव्यू में सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यस, अगर इफ आई एम रिपीटिंग द वर्ड्स, ठीक है, ये बेसिकली इट्स नॉट हैबिचुअल, इट्स चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग को क्लियर होना चाहिए कि क्या कैंडिडेट जो सुनने वाला है हमारा, वो उसको समझ में आई ये बात, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं कि इंसान समझ रहा होता है, ठीक है, लेकिन वो रिकॉल नहीं कर रहा होता, उसको पॉजेस अगर आ भी रहे तो अंडरस्टैंडिंग बात को क्लियर होनी चाहिए, ना कि उसके अंदर कोई डिस्टॉर्शन या डिस्ट्रैक्शन हो, राइट। थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन इस पे क्लोज ज़रूर कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो अपकमिंग सेशन है रिलेटेड टू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर, उसके अंदर ट्रेनिंग के हवाले से बात करूँगा। फिर हम एक फॉर्मेट जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, कि ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होती हैं रिगार्डिंग द बॉडी लैंग्वेज, रिगार्डिंग द कंटेंट मेकिंग, रिगार्डिंग द बजट मेकिंग, रिगार्डिंग द प्रोग्राम डिज़ाइनिंग, राइट। ये तमाम चीज़ें इसके ऊपर मैं डिस्कशन करूँगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड अपकमिंग सेशंस के अंदर, एंड दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द फेवरेट areas of my interest, which I love it. And thank you very much. Have a nice day. See you in next class. Thank you.